दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको मेरे YouTube चैनल पे। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आप थंबनेल देख के पहचान गए हो कि वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं वैसे इस चैनल पे हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। बट बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, जो मेरे दोस्त हैं उनका कमेंट, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट आ रहा था कि ये बता दीजिए कि किसमें क्या पढ़ना चाहिए अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें A to Z हर एक 0 से लेकर 100 तक सारी जानकारी यूपीएससी के बारे में दे दिया जाए। और तो आप थंबनेल देख के पहचान गए हो कि मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे रेगुलर फॉलो करते रहिए। मैं हर चीज़ें बताऊंगा आपको कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, सिलेबस क्या है। इस वीडियो में हर चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ ही हम लोग ज्योग्राफी यूपीएससी का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू किए हैं और धीरे धीरे करके पूरे यूपीएससी का सिलेबस हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए। वीडियो का टाइटल है कि आप आईएएस कैसे बनेंगे। आप आईएएस कैसे बनेंगे दोस्तों। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आईएएस ये सब आईपीएस ये क्या है। तो देखिए, एक एग्जाम होता है, एक संस्था है यूपीएससी करके, क्या यूपीएससी ये संस्था एक एग्जाम कंडक्ट करती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको सिविल सर्विस CSE। अब देखते हो कि जो यूपीएससी लड़का निकलता है उसके जैसे कोई लड़का मान लीजिए दिया चौथी रैंक दिया, तो ऐसा लिखाया था कि CSE रैंक CSE 4 CSE AIR 4 लिखाया था इस तरह से। ठीक है, तो एक संस्था यूपीएससी वो एग्जाम कंडक्ट करती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और उसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद से हम आईएएस बनते हैं। कोई विद्यार्थी जो है आईएएस बनने के लिए उसको क्या करना होता है, तो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। यूपीएससी का एग्जाम जो होता है, सीएससी एग्जाम जो देता है यूपीएससी, वो एग्जाम क्वालिफाई होता है। अब आप बोलिए कि इससे तो आईएएस बन जाते हैं, बट आईएएस बन जाते हैं, लेकिन आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये सब तो दोस्तों एक ही एग्जाम से अप्रोक्सीमेटली 24 प्रकार की सर्विसेज इसमें। यानी कि अगर आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसमें मार्क्स से जिस तरह से आप रैंक दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी संस्था जो है वो डिसाइड करेगी आपको कौन सा सर्विस देना है। ठीक है, अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको आईएएस देगी, उससे थोड़ा कम है तो आईपीएस। इस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सी सर्विस देनी है। ठीक है, तो आप इसका टेंशन ना ले। आप आईएएस आईपीएस जो चीज आपको करना चाहते हैं, एक ही एग्जाम होता है, क्या यूपीएससी एग्जाम को आपको क्लियर करना होता है। और उसी के एग्जाम क्लियर करने के बाद से क्या आप आईएएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, या फिर आईपीएस बन सकते हैं, जो चाहें वो बन सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 24 प्रकार की इसमें सर्विसेस आती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो कुछ बनना है, आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। यूपीएससी जो सीएससी का एग्जाम लेती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज, एक मिनट मैं वीडियो में थोड़ा सा लाइट इधर का मैं भूल गया हूँ तो मैं जला देता हूँ। हाँ, अब ठीक है, लाइट ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, नीचे वाला लाइट, तो इसलिए मैं इसको जला। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो कुछ भी बनना है, आपको कौन सा एक एग्जाम क्लियर करना होगा, यूपीएससी का। ठीक है, जो सीएससी एग्जाम होता है। अब देखिए दोस्तों, ये एग्जाम हर साल कंडक्ट करती है यूपीएससी, एक साल में एक बार कंडक्ट करती है, और इसका एकदम टाइमिंग लगभग फिक्स है। इस साल थोड़ा सा कोरोना की वजह से तो इसमें 3 एग्जाम, आप अगर आप थोड़ा जानते होगे तो मैं बोला था ना कि 0 से लेकर पूरे 100 तक मैं हर चीजों को, वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन मैं थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा कि आप फिर मेरे से क्वेश्चन पूछे कि आप ये चीजें नहीं बताइए, ये चीजें बता दीजिए कि ये चीजें कैसे होगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हर चीजें मैं, हो सकता है कि 30 मिनट के आसपास वीडियो चला जाए, लेकिन हर चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप एक वीडियो देख के आप सारी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के बारे में, आज के बाद से आपको कुछ कहीं किसी से कोई पूछना ही नहीं पड़ेगा, इतना इन्फॉर्मेशन इसमें दे दूंगा आपको। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि एक यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना होता है दोस्तों। इस पे 3 लेयर में एग्जाम लेती है यूपीएससी। यद्यपि 2 ही लेयर में बोला जाता है, मेंस का एक पार्ट हो जाता है क्या, इंटरव्यू, लेकिन 3 लेयर में हम लोग जनरली बोल देते हैं। एग्जाम लेती है यूपीएससी 3 लेयर में, जिसको एक को बोलते हैं पीटी, प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, दूसरा को बोलते हैं मेंस, तीसरा को बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू बोलते हैं दोस्तों। ये एग्जाम जो है अप्रोक्सीमेटली जून के आसपास लिया जाता है। जून, वैसे 3 जून के आसपास लिया जाता है, लेकिन इस साल 3 जून, मतलब जून का फर्स्ट वीक ले लीजिए या फिर मई का लास्ट वीक ले लीजिए।
ये एग्जाम उसी समय क्वालिफाई, फरवरी के आसपास इसका फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर्म भरने के लिए आपको बिल्कुल पैसा, अगर आप गर्ल्स हैं आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, अब बॉयज है तो 100 रुपये लगेगा, ठीक है। तो इतना कम चार्ज है इस फॉर्म का। तो आप देखिए, कोई बहाना होता है ना कि पैसे की वजह से मैं पढ़ना, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, चाहे इस तरह से कुछ, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हर चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ। साथ ही मैं एक वीडियो इशू बना दूँ कि पैसा पढ़ाई में कभी बाधा नहीं बनती है। बस आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, खुद के ऊपर, दूसरे के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर बिलीव रखना होगा बस। आगे देखिए, इसमें ये एग्जाम लगभग मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में लेती है पीटी एग्जाम। इसमें 2 पेपर होती है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जाने क्या क्या चीजें इसमें जानने वाले हैं। एक तो क्वालिफिकेशन जानने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न जानने वाले हैं, सिलेबस जानने वाले हैं, कितने पेपर होते हैं ये जानने वाले हैं, और परसेंटेज। जैसे आप बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट ये भी है, मैंने बहुत सारे वीडियो पे देखा कि 10वीं या 12th क्लास में, 10th या 12th क्लास में अगर किसी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं तो उसमें कितना परसेंट मार्क्स जो है जरूरी है, या फिर ग्रेजुएशन में कितना परसेंट मार्क्स जरूरी है आईएएस के एग्जाम देने के लिए। तो इसमें ये भी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। अब हम देख रहे हैं पहले कि पीटी एग्जाम जो होता है, हम बाद में करके चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं। इसमें 2 पेपर होता है, एक जीएस का और एक सी सेट का पेपर होता है, सी सेट का, ठीक है। सी सेट का पेपर होता है, सी सेट का पेपर होता है। तो ये इससे इस पेपर में आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। इसका मार्क्स जो है 200 नंबर का पेपर होता है, समय 2 घंटे होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो सी सेट है इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का ये भी होता है, लेकिन इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स लाना होता है, इनके लगभग 66 मार्क्स लेकर आना होता है। इसका मेरिट लिस्ट जो बनेगा प्रिलिमिनरी का, इस पे नहीं बनेगा, इसका आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। मेरिट लिस्ट बनेगा इसी पे बनेगा, ठीक है। आप पीटी में क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, एक ही पेपर डिसाइड करता है, जीएस वाला, जो कि 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। मेंस में 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर होता है, हम जानेंगे अभी कौन सा होगा। इंटरव्यू के लिए आपको अब पता होगा कि इंटरव्यू आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, जो 275 यानी 275 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब आप जान लीजिए, ये जान लिए, ये एग्जाम लगभग अभी तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कोरोना की वजह से, लेकिन अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम ले लेती है यूपीएससी, ठीक है। ये जून में, ये अक्टूबर के आसपास एग्जाम ले लेती है, और ये फरवरी से लेकर मार्च तक, मार्च अप्रैल तक 2-3 महीने चलते रहता है, ठीक है। और जैसे पीटी होने वाला फिर से मई, तब तक इसका रिजल्ट ये डिक्लेयर कर देती है यूपीएससी। ये जान गए। अब आइए हम लोग एक एक करके इसको जानते हैं, और हर चीज, अगर मेरे से कुछ चीजें छूट जा रही है, सपोज कीजिए कि मैं तो इसे लिख के रखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें छूट जा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर वहां पे बताइए कि ये चीजें छूट गई। मैं अगले वीडियो में या जब भी मुझे मौका मिला, मैं उस पर भी आपको उसका जो आंसर है वो दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसका। सबसे ज्यादा लड़कों का क्वालिफिकेशन में लेके ही मैंने कमेंट पढ़ रहा था, तो देखा कि बहुत सारे बच्चे, एक मेरे सब्सक्राइबर है आरिफ अंसारी करके, उन्होंने पूछा कि उन्होंने कई सवाल इस पे पूछे हैं कि पेपर 2 में क्या पढ़ना चाहिए, पेपर 1 में क्या पढ़ना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस सारे, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, इसी वीडियो में आपके सारे आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए बस। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसका ग्रेजुएशन, किसी भी भारत में मान्यता प्राप्त संस्था से, कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था हो, उससे आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। चाहे आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करें, जैसे आर्ट लेके कर रहे हैं, कॉमर्स लेके कर रहे हैं, साइंस लेके इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर जो आपको कॉमर्स लेके कर रहे हैं, जो आपको होम साइंस लेके कर रहे हैं, मतलब जो सिलेबस आपको पसंद है वो लेके आप ग्रेजुएट होना चाहिए बस। जैसे बीटेक कर लिया आप, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, बस इतना ही क्वालिफिकेशन है इसका, कि ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए, और जो संस्था वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, बस। इससे ज्यादा और कोई क्वालिफिकेशन, जैसे आप कोई पूछता है कि सर पीजी करना जरूरी है, या फिर और भी, जैसे हाँ पीजी करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है, तो कोई जरूरी नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट है तो वेलकम है, केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए क्वालिफिकेशन में। दूसरा चीज है, इसमें इससे ज्यादा कुछ बोलने वाला है ही नहीं। दूसरा है एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। 1 मिनट में देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से कि नहीं हो रहा है। हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड। तो क्या है एग्जाम पैटर्न, क्या है ना, एग्जाम पैटर्न इसका क्या है। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने भी आपको थोड़ा सा बताया था यहाँ पे संक्षेप में, फिर से इसको हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। एग्जाम पैटर्न, पीटी का एग्जाम, जैसे पीटी, तो आप पीटी मैं बताया था, पीटी में 2 पेपर होता है, एक जीएस का और एक सीसेट का, ठीक है। सीसेट का ये होता है 200 मार्क्स का, जो जनरल स्टडी है 200 मार्क्स का होता है, और ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें 100 और इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं।
आपको पीटी का रिजल्ट बनेगा केवल इससे, यानी कि इसमें आप कितना स्कोर करते हैं उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। उससे आपको क्वालिफाई होगे कि डिस्क्वालीफाई होगे तय यही करेगा। इसमें आपको केवल 27 क्वेश्चन सही करना है, यानी कि 27 क्वेश्चन अगर आप सही करें लगभग 66 मार्क्स, 66.5 मार्क्स लेके आना होता है। तो ये केवल क्वालिफाई पेपर। अब पूछता क्या है इसमें, तो इसमें कंप्रिहेंशन होता है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस में अगर बोलने लगो तो शायद बहुत ज्यादा 1.5-2 घंटे का वीडियो हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके upsc.com टाइप कीजिएगा, upsc.com आपको आ जाएगा। और वहां से आपको जो सिलेबस चाहिए, जिस चीज की सिलेबस चाहिए वो चीजें आपको मिल जाएगा, आप आसानी से उसको ले सकते हैं। तो ये जनरल साइंस का पेपर होता है, जनरल स्टडी का पेपर होता है ऊपर वाला। इसमें कंप्रिहेंशन आते हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स आते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश आ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन। इधर 2-3 सालों से इंग्लिश पूछ नहीं रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम से तो आप सोच रहे हैं इंग्लिश समझ आती नहीं, तो इंग्लिश थोड़ा सा दोस्तों सीखना ही होगा। अगर आप नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा। इसमें नो डाउट कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो इंग्लिश अगर आपको नहीं आ रहा तो काम चल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको सीखना ही होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ एक फायदा बता दे रहा हूँ, अगर 2-4 क्वेश्चन आ भी जा रहा है तो क्योंकि 80 क्वेश्चन में आपको 27 क्वेश्चन अगर सही करके आ रहे हैं, तो या तो आप कंप्रहेंशन से कर लीजिए, आपका मैथ रीजनिंग है तो वहां से कर लीजिए, तो उससे भी काम काम चल जाएगा। इंग्लिश ना कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि आगे इंग्लिश क्यों सीखना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, पीटी में क्वालिफाई करते हैं, तो इसका सेकंड एग्जाम जो मेंस होता है, क्या होता है, मेंस होता है। इसमें आपको बैठने का मौका दिया जाता है। तो सेकंड एग्जाम में बैठने का मौका देते हैं। इसमें टोटल 9 पेपर होता है। कितना पेपर होता है, 9 पेपर होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9। अब देखिए, हम एक एक पेपर के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। एक एक पेपर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला पेपर, यद्यपि ये जिस तरह से एग्जाम ले रहा हूं मैं उस तरह से नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इधर उधर हो जाए। बस आप समझ लीजिए 9 पेपर यही पेपर होता है बस, ठीक है। और मेंस एग्जाम दोस्तों ये होता है, देखिए यूपीएससी जो होता है ना, कि यूपीएससी जो होती है वो बच्चों में कितना क्षमता है, वो देखिए, नॉलेज कितना है वो अलग की बात है, वो तो आपको दिखाना ही है। लेकिन बच्चे में प्रेशर सहने की कितना क्षमता है, कितना इंस्टेंटली डिसीजन ले पा रहा है, ये चीजें यूपीएससी देखती है। तो लाइक हम सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है कि आज एक एग्जाम दिए, अगले एक हफ्ते के बाद दूसरा पेपर का शेड्यूल है। यहाँ पे उस तरह से नहीं होती है दोस्तों। एक तो आपको 3 घंटे का पेपर होता है, 3 मेंस का पेपर, और 3 घंटे में अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हैं, धीरे धीरे आप मैं बता देता हूँ लास्ट में क्या करना है आपको। तो 3 घंटे 20 पेपर आता है। और पेपर भी कैसे लेती है यूपीएससी, एक मॉर्निंग में लेगी, एक शाम में, एक इवनिंग में लेगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, इस तरह से पेपर लेते हैं। ना कि आप एक पेपर आज ले ली, या एक कल ले ली, एक परसों ले ली, इस तरह से नहीं। या फिर एक आज ले ली, एक 2 हफ्ते बाद ले ली, एक 2 हफ्ते, इस तरह से नहीं। एक मॉर्निंग एक इवनिंग, यानी कि आप कितना सहने की क्षमता रखते हैं, आप में कितना पैसेंस है, कितना धैर्य है, ये सब चीजें यहीं पे जांच लेती है। एक मॉर्निंग एक इवनिंग, एक मॉर्निंग एक इवनिंग में पेपर देने में आप कितना सक्षम है, इस तरह से पेपर लेती है। तो यूपीएससी देखिए दोस्तों, बच्चों को जो है ना, अब ऐसे तो आपको जिला चलाने के लिए देगी नहीं, तो बच्चों का जो होता है एकदम निचोड़ लेती है कि इसमें कितना क्षमता है, इस तरह से होता है। फर्स्ट पेपर इसमें आता है, एक निबंध का पेपर होता है, ठीक है। निबंध का पेपर होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है, ठीक है, 250 मार्क्स का। अब देखिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा। निबंध का पेपर कोई भी हो सकता है, किसी सिलेबस पे निबंध आ सकता है, या फिर मिसलेनियस पे निबंध आ सकता है। 4-5 देता है निबंध लिखने के लिए, 4-5 में आपको एक निबंध चूज करना होता है। 4-5 मतलब 6-7, 2 निबंध लिखने होते हैं आपको, एक निबंध इधर और एक निबंध उधर लिखना होता है। मैं बता दूंगा लास्ट में जब पेपर, या फिर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करिए, वहां से आपको सारी बातें पता चल जाती है, ठीक है। तो आपको ये बातें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन बातों को आप यूपीएससी की वेबसाइट पे आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर रही है। फिर बहुत सारा वेबसाइट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर अपलोड करके रखे हुए हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे आप मान लेता मुझसे पूछिएगा तो मैं यही बोलूंगा कि यूपीएससी की वेबसाइट से, क्योंकि वो चीजें बिलीवेबल होता है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा 4 पेपर होता है जीएस का। इसमें GS1, GS2, GS3 एंड GS4, ये 4 पेपर होता है इसमें जीएस का। देखिए दोस्तों, ये पेपर जो होता है सबके लिए समान होता है। चाहे आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन करके आए हैं तो भी आपको पेपर देना है, चाहे आप मेडिकल साइंस से आए हैं तो भी आपको पेपर देना है। ये चीजें, ये पेपर जो है सबके लिए समान है, सबके लिए एक ही पेपर मिलेगा, ठीक। GS1 में भी ये भी 250 मार्क्स का होता है, 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 ठीक है। ये चारों पेपर, 5 पेपर 250 मार्क्स का होता है। और ये पेपर चारों 5 जो है सबके लिए समान है, यानी कि आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, फिर मेडिकल साइंस से आ रहे हैं, डॉक्टर है आप,
या फिर आप आर्ट से आ रहे हैं, फिर आप बैंकिंग क्षेत्र से, कॉमर्स से आ रहे हैं, लेकिन ये चारों पेपर आप सबके लिए समान होगा, सबको ही पेपर देना है, सबके लिए समान होगा। ठीक, 250 मार्क्स का होता है। टोटल कितना हो गया? 1000 मार्क्स का। ठीक है, 1000 मार्क्स का ये हो गया। हम बाद में इसको सॉरी 1250 मार्क्स का हो गया, 1250 मार्क्स बाद में लिखे क्योंकि अभी स्पेस मुझे चाहिए उधर। तो ये हो गया कितना? 250 मार्क्स का 5 पेपर होगा। 5 पेपर ये हो गया। मैंने कितना लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर हो गया ना। तो अभी शायद 9, 2 ऑप्शनल हो गया। एक मिनट, वीडियो को थोड़ा सा अच्छा नहीं चलने दीजिए इसको। ठीक है, मैं बता देता हूँ आगे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या और क्या है, क्या और ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब 2 पेपर जो होता है ऑप्शनल का, 2 पेपर उसको एक ही मान के 9 इसलिए मैं बोल दिया कि एक ही पेपर ऑप्शनल का पेपर जो है एक ही मान लेता था, एक ही मान लिया था मैं, और एक ही मान के चला भी जाता है। क्योंकि ऑप्शनल का पेपर आपको, जैसे कि आप ऑप्शन ले रहे हैं, कोई भी ऑप्शन, जैसे आप हिंदी साहित्य ऑप्शन ले रहे हैं, चाहे जियोग्राफी आप ऑप्शन ले रहे हैं, दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है। यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए, देखिए आपका आपकी इच्छा, जैसे आप मेडिकल क्षेत्र से आ रहे हैं तो मेडिकल क्षेत्र से बॉटनी, जियोलॉजी जो भी है बायोलॉजी, सब क्या है ऑप्शनल के रूप में आप ले सकते हैं। कोई भी एक ऑप्शन आपको लेना पड़ता है। ये चीजें तो सबके लिए सेम है, लेकिन एक चीज होती है ऑप्शनल पेपर, वैकल्पिक विषय, वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैं ले रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि मैं एक्स सब्जेक्ट एक्स ले रहा हूँ, तो जरूर नहीं कि आप भी एक्स ले। अगर आपको एक्स में रुचि नहीं, जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, ठीक, मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ, तो आपको हिस्ट्री पढ़ने की में रुचि नहीं, आप हो सकता है कि मेडिकल साइंस से आए हैं तो आपको बायोलॉजी लेना है तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, कोई लड़का सपोज कीजिए कि ज्योग्राफी में उसको रुचि है तो ज्योग्राफी ले सकता है। कोई लड़का है जिसको पोल साइंस पढ़ना पसंद है तो पोल साइंस ले सकता है। कोई लड़का एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एड पढ़ना पसंद है तो पब्लिक एड ले सकता है। कोई लड़का हिंदी पढ़ना चाहता है हिंदी ले सकता है, इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश लिटरेचर ले सकता है, संस्कृत किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है तो संस्कृत ले सकता है। ये चीजें अपने चॉइस पे ऊपर डिपेंड करती है क्या कि हम कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखें। और ऑप्शनल में 2 पेपर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम ऑप्शनल के तौर पे ले रहे हैं तो इसमें 2 पेपर होती है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ये चीज है ऑप्शनल, आप 2 ऑप्शनल एक लेना होता है। और देखिए दोस्तों, ऑप्शनल में 2 पेपर होता है। ठीक है, ऑप्शनल पार्ट 1 पार्ट 2 करके मतलब 2 पेपर होता है। अगर मान लीजिए कि हम ऑप्शनल के तौर पे हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री ले रहे हैं तो हिस्ट्री में 2 पेपर होगा, एक 1 एक 2 और दोनों 250 मार्क्स का होगा, दोनों 250 मार्क्स का होगा। आप ज्योग्राफी ले रहे हैं तो ज्योग्राफी का 2 पार्ट होगा, 2 भाग होगा, 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शनल में, और दोनों 250 मार्क्स का होगा, यानी कि ये भी 500 मार्क्स का होगा। अब देखिए, आप हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं तो उसमें भी 2 पेपर होगा। जो भी आप ऑप्शनल चूज कर रहे हैं, आपको एक ऑप्शनल चूज करना ही है जो आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है, जिसको आपको पढ़ने में रुचि है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, उसको ऑप्शनल चूज करिए। ऑप्शनल किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपकी रुचि हो वही आपको ऑप्शन रखना है, क्योंकि ऑप्शनल को ही पढ़ना है और ऑप्शनल आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आगे देखिए, आप जैसे कि हिस्ट्री ले लिए तो आपको इसमें 2 पेपर देना होता है। ठीक है, 2 पेपर होता है किस चीज का? एक होता है इंग्लिश का जो कंपल्सरी होता है। ठीक है, ENG इंग्लिश का पूरा लिख दे रहा हूं। एक इंग्लिश का होता है जो पेपर कंपल्सरी होता है, आपको ये पेपर देना ही है, चाहे आप, इसलिए मैं बोल रहा था ना कि आपको इंग्लिश सीखना ही होगा। ये ज्यादा वो नहीं कि 30 मार्क का वाला इंग्लिश आता है, इसमें 10वीं क्लास के लेवल तक इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत आप उसको दे सकते हैं आराम से। आपको टेंशन हो रही तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए इंग्लिश का, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का इंग्लिश आता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश का नॉलेज है तो आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये 300 मार्क्स का होता है, और 300 मार्क्स में मात्र 25% मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स लाना होता है। अगर आप 75 मार्क्स ला दे रहे हैं, 25%, 300 को 25% निकाल लीजिए, जितना भी होगा उतना मार्क्स आपको 25% ही लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और क्वालिफाई ही करना है इसको। इसका जो मार्क्स है आपको फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा। इसका रिजल्ट फाइनल इसका मार्क्स जो है, आप चाहे इसमें 300 में 200 ला ले, फिर भी इसका मार्क्स जो इसमें नहीं ऐड होगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें ऐड नहीं होगा। तो इंग्लिश एक पेपर चाहिए, कंपल्सरी है। एक पेपर और, जैसे भारतीय संविधान में 22 को भाषा का जो उसमें सूची डाला गया है, उसमें से एक आपको लैंग्वेज और चूज करना होगा। जैसे कि आप हिंदी क्षेत्र से आते हैं तो हिंदी ले लिए, ठीक, कन्नड़ से आते हैं तो वो कन्नड़ी ले लिए, मलयालम ले लिए, जो भी मतलब गुजराती है, जैसे मैथिली है, इस तरीके से। तो एक चीज है, एक इंग्लिश कंपल्सरी है, और एक चीज है एक सब्जेक्ट जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट है, एक हिंदी और एक जो संविधान में जो भी सूची है उसका 22 भाषाओं में से एक कोई लेना होगा आपको। और ये भी, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं हिंदी ले रहा हूँ,
मान के चलिए आपको जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज अगर आप उसको रखना चाहे तो वो रख सकते, गुजराती हो गया, गुजरात के लोग गुजराती रखते हैं, जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी जो कंपल्सरी पेपर है 300 मार्क्स का होता है और इसमें भी 25% मार्क्स लेकर आना होता है, 75 मार्क्स, शायद 75 ही होगा, 25 मार्क्स, तो 75 लेके आना होता है, ठीक है, 75 मार्क्स लेके आना होता है। और इसका भी मजे की बात ये है कि इसका भी जो मार्क्स है, जो भी आप ये दोनों क्वालिफाई पेपर्स है, ये इंग्लिश और हिंदी, चाहे इंग्लिश एक और सब्जेक्ट कोई दूसरा, एक इंग्लिश, आप बोलते हैं कि आप हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन ये है कि हम तो यहाँ चेंज कर रहे हैं, जैसे हिंदी की जगह हम गुजराती रख ले रहे हैं या फिर जो भी संविधान में लैंग्वेज उसमें से एक रख ले रहे हैं, क्या हम इसकी जगह नहीं रख सकते? तो नहीं, आपको एक पेपर इंग्लिश का लेना ही होगा और हिंदी की जगह आप जो चाहे सो रख लीजिए, लेकिन एक पेपर इंग्लिश का लेना ही होगा, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसके लिए आपको इंग्लिश थोड़ी सी जानने की आवश्यकता है। और इसका जो सबसे मजे की बात यह है कि आपको 75 मार्क्स ही लाना है, 300 में 75 मार्क्स ही लेकर आना है, न कि इसमें ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 300 में कितना 75 नंबर ही लाना है, आप आसानी से ला सकते हैं 25% मार्क्स। और इसका मार्क्स क्या फाइनल रिजल्ट में जो क्या जुड़ेगा नहीं, इसका इस पर रिजल्ट ही, इसका मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है। एक और मजे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप जैसे पीटी आपको क्वालिफाई हो गया, आपने मेंस दिया और मेंस का पेपर जो है आप दे के आ गए घर पे, सारा पेपर दे दिए, तो आप याद रखिएगा कि आपका जब तक सबसे पहले, जैसे मानिए कि आप मेंस का पेपर 9 दे के आ गए, ठीक है, एक निबंध, 4 जीएस का, 2 ऑप्शनल का और 2 इसका, सारा पेपर दे के आ गए, आप आ गए घर पे। पेपर जांच करने के पीरियड में सबसे पहले पेपर जांच होगा इस 2 का, यूपीएससी जो पहला पेपर जांच करेगी किसका, इस 2 का पेपर जांच करेगी, यानी कि इंग्लिश और जो भी आप 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसका पेपर जांच करेगी, पहले जांच होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई है तो, अब ये बात थोड़ा सा हो सकता है आपको उदास करे, निराश करे, लेकिन सच्चाई यही है, अगर आप इसमें क्वालिफाई है तो ये वाला पेपर जांच होगा। अगर आप इसमें पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए तो यूपीएससी अपना समय बर्बाद नहीं करेगी, यानी कि ये पेपर आपका जांच ही नहीं होगा, ये पेपर आपको मतलब जांच ही नहीं होगा, ये समझिए, फेंक दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें क्वालिफाई, अगर आप मेंस का पेपर जांच करवाना चाहते हैं अपना, ये वाला ऊपर वाला जीएस का, निबंध का, ऑप्शनल का, तो आपको इसमें क्वालिफाई करना है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपका ऊपर जो बाकी सब पेपर है, जैसे कि निबंध हो गया, जीएस हो गया, ये सब जांच ही नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात मेरे समझ पा रहे हो। अगला होता है इंटरव्यू, अगला फेज इसका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है टोटल, इंटरव्यू जो होता है इसका टोटल होता है 275 मार्क्स का, ठीक है, इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू समझ जाइएगा, 275 मार्क्स का होता है। अब आप ऐड कीजिएगा सबको, जैसे 250, 1250 और 500, 1750 और 275, तो ये आता है टोटल लेके आएगा 2025 मार्क्स का, 2025 मार्क्स सब लेके आएगा, सबको ऐड करिए 2025 मार्क्स, यानी आपका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा मेरिट लिस्ट। अब एक बात और याद रखिएगा, ये वाला जो इसमें जो स्कोर करिएगा पीटी में, मेंस में नहीं ऐड होता, वो केवल आपको पीटी क्वालिफाई करके मेंस में ले जाने के लिए, और कुछ नहीं उसमें। तो टोटल रिजल्ट आपको कितने में बनेगा, मेरिट लिस्ट में बनेगा 2025 मार्क्स पे, ये 9 पेपर, 1 2 5 2 7 पेपर इसका जुड़ता है, 2 नहीं जुड़ता है, आप देखिए। और ये क्या है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू जुड़ता है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और खुशी की बात बता देता हूँ कि इसमें अगर 50% स्कोर कर रहे हैं, 50%, तो आप टॉपर बनने की स्थिति में है, यानी कि इसमें लगभग 1000 मार्क्स अब आपका आ रहा है, 1000 मार्क्स आ रहा है, तो आप टॉपर बनने की स्थिति में है, आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो 50% अभी तक मतलब 56% हाईएस्ट है अभी इधर के, मैं देख रहा हूँ 10-15 साल के आसपास, 10 साल के आसपास, तो 56%, 55%, 52%, 53%, 1 नंबर स्थान, यानी कि ऑल इंडिया रैंक बना जाता है। तो इस तरीके से क्या है ये, आप इस समय मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम का पैटर्न समझ पाए होइएगा। अब देखिए, अब मैं थोड़ी सी बात एक चर्चा और कर देता हूँ इसमें, थोड़ा ऐसे आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके इस बात को ढूंढना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे करूँ तो वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। तो थोड़ी सी चर्चा ये कर देता हूँ कि आपको ये देखिए, ये वाला निबंध जो है इसमें कुछ भी पूछ सकता है, इकोनॉमी से रिलेटेड या पॉलिटिकल मुद्दा जो है वो भी पूछ सकता है, जो भी है वो पूछ सकता है। GS1 में आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होगा, हम कभी मौका मिलेगा तो GS1 का सिलेबस, GS2 का सिलेबस, GS3 का, GS4 का, फिर ऑप्शनल का सिलेबस बारी बारी करके चर्चा पड़ेगी। आप इतना समझिए कि हिस्ट्री में पढ़ना होगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, हिस्ट्री में मॉडर्न, मेडिएवल, एंशिएंट, ये तो भी इसमें एंशिएंट और मेडिएवल से कम क्वेश्चन पूछ रहे थे, मॉडर्न से ज्यादा रहता है, लेकिन क्या ये पढ़ना होगा, ठीक है। शायद मेडिएवल मॉडर्न इसमें है ही नहीं सिलेबस में, मतलब मेंस के सिलेबस में, इसमें हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना होगा। इस हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और क्या वर्ल्ड हिस्ट्री, दोनों हिस्ट्री पढ़ना होगा। ज्योग्राफी पढ़ना होगा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा, एंड ज्योग्राफी पढ़ना होगा, ठीक है।
आप इतना याद रखिए कि इसमें मतलब मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, मैं पूरे सिलेबस को डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर इसमें बहुत सारी चीजें आने लगती है धीरे धीरे करके। हम जब सिलेबस को तोड़ते हैं तो जैसे कि आप ज्योग्राफी को तोड़ रहे हैं तो उसमें आपदा प्रबंधन ये सब चीजें अलग अलग करके, तो आप एक तरह से ज्योग्राफी मान के चलिए, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों आएगा, ठीक है। जीएस2 में टोटली दोस्तों, जीएस2 में पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी एंड आईआर बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन अंतरराष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी, ये जीएस2 जो है पॉलिटी पूरा का पूरा पेपर पॉलिटी का है, आईआर और पॉलिटी पढ़ना होता है। अब इसको मैं थोड़ा और तोड़ूंगा तो गवर्नेंस आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, तो उतना भी डीपली जाने की आवश्यकता नहीं। आप एक मोटा मोटी व्यू में दे रहा हूँ आपको कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा, ये सब चीजें पढ़ना होगा, इसमें पॉलिटी एंड आईआर पढ़ना होगा। जब आप इसमें जाइएगा तो इसमें साइंस टेक पढ़ना होगा, साइंस एंड टेक, और साथ ही पढ़ना होगा क्या, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी पढ़ना होगा जीएस3 में। पेपर 4 में जाए तो एथिक्स का एक पेपर आता है, एथिक्स पढ़ना होगा, पेपर 4 में एथिक्स पढ़ना होगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, बहुत सारे सिलेबस को हम तोड़ते हैं, जैसे सोशल इश्यूज हो गया, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इस सब चीजों को पढ़ना पड़ता है, मतलब इस सब में मिला के कहीं कहीं क्वेश्चन जैसे इंटरनल सिक्योरिटी इसमें पढ़ना होगा, थोड़ा सा पढ़ना होगा मुझे, ठीक है, नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री में पढ़ना होगा, नेशनल मूवमेंट किस में, पॉलिटी में पढ़ना होगा, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेकिन अभी उतना हम तोड़ नहीं रहे हैं, केवल जनरल व्यू दे रहा है आपको, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, साइंस टेक, इकोनॉमी, एथिक्स, ठीक। अब आप ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, हिस्ट्री ले तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, पॉलिटी ले रहे थे पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये दोनों साथ ही आता है हमेशा, पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन अगर ऑप्शनल में ले रहे हैं तो पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ये दोनों साथ, राजनीतिक विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध ये दोनों साथ आएगा। तो अगर पोल साइंस ले रहे तो पोल साइंस का 2 पेपर होगा, ज्योग्राफी ले ज्योग्राफी का 2 पेपर होगा, जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के तौर पे रख रहे हैं उसमें 2 पेपर होगा, और ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज जान के इंटरव्यू में हर क्षेत्र से क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा जो आपका ऑप्शनल होगा इंटरव्यू में, और जिस चीज से आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, ठीक है। बाकी 2-4 इधर उधर से पूछ लिया जाएगा, वो मैं कभी चर्चा करूंगा उस बात पे, ठीक है। तो ये हो गया क्या एग्जाम पैटर्न। अब देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो पसंद आ रहा है वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सब चीजें जानकारी जो दे रहे हैं आपके लिए जो है जानकारी पर्याप्त साबित होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार मैं बोलना चाह रहा हूँ कि चैनल से जुड़िए और दोस्तों को भी शेयर करिए, जो भी चीज आपके दोस्त है जो पढ़ना चाह रहे हैं। मैं हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी का वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा, फिर हिस्ट्री का वीडियो देखिए कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ाने का क्या पैटर्न है हमारा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है हमारा, ये हम जान लिए, ये भी जान लिए, अगला है सिलेबस क्या है। सिलेबस भी हम इसी में चर्चा कर दिए हैं। और अगर आप पूर्णतः सिलेबस देखना चाहते हैं, मतलब अच्छे तरीके से सिलेबस देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरे से इसमें चर्चा मत करवाइए, क्योंकि अगर मैं इसमें चर्चा करूँ तो लगभग 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो आप एक काम करिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका और जीएस का, साथ ही निबंध का, साथ ही कंपल्सरी पेपर, सबका आप जाइएगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे गूगल पे टाइप करिएगा, चाहे रिकॉर्ड करिएगा, टाइप करिएगा upsc.com और यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइएगा। वहां से आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस होगा वो डाउनलोड करिएगा, या फिर आप मार्केट में आपके आसपास दुकान है तो वहां से भी चीजें मिल सकती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास है लेकिन उधर रखा हुआ है, मैं बाद में दिखा देता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद से, या फिर आप समझ जाइए। मान लीजिए ना कि यूपीएससी की वेबसाइट पे गए आपको वहां पे सारी चीजों का सिलेबस, सब चीज यूपीएससी सब जारी करके रखी हुई है, ठीक है, उस पर डाल के रखिए, अपलोड कर पीडीएफ डाउनलोड करिए। कितने पेपर होते हैं, इस सवाल का भी जवाब मिल गया आपको, ठीक है। कितने पेपर होते हैं, ये 4 सवाल का जवाब आपको मिल गया। साथ ही अब अगला है कि कितना परसेंटेज कितना हो 10th और 12th ग्रेजुएशन में। तो दोस्तों ये सवाल जो है बहुत सारे, जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, जो 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और उनका सोच अभी से है कि हम यूपीएससी करेंगे, हमको आईएएस बनना है, चाहे हमको आईपीएस बनना है, इस तरह से जो जुनून है तो अच्छी बात है। तो उनको एक टेंशन होता है कि मेरा 10th में मार्क्स कम है, 2nd डिवीजन है, 3rd डिवीजन है, या फेल हूं मैं, इस तरीके से। गौर ना करे कि कोई ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कोई हो तो उनको लग रहा हो कि यार मेरे तो सपना से ही चूर चूर हो गया, या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएससी आप पास्ट में क्या थे उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पास्ट में क्या थे, इससे आप टॉपर थे, फेलुअर थे, 2nd 3rd क्या रिजल्ट था आपको, उससे यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। आप प्रेजेंट में क्या है, ये यूपीएससी ये देखती है, ठीक है। आप प्रेजेंट में क्या है, यूपीएससी ये देखती है कि आप अभी वर्तमान में क्या है। पास्ट में क्या थे वो उस पर डिपेंड, फ्यूचर तो कोई देखा नहीं है, तो आप पास्ट में क्या थे उससे कोई मतलब नहीं है।
आपका 10th क्लास में कितना मार्क्स है, टॉपर है, जैसे कि आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से, तो यूपी बोर्ड टॉपर है, फिर बिहार बोर्ड टॉपर है, कोई मतलब नहीं है। आप बस पास होना चाहिए आपको, चाहे 3 बार में 2 बार में, जितना बार में पास हो, पास होना चाहिए 12th क्लास में, और ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए। पासिंग आपको मार्क्स चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आपका सेकंड हो, थर्ड हो, केवल पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यही इसका क्वालिफिकेशन है। 10th में कितना मार्क्स है, 12th में कितना मार्क्स है, इसमें आपको बिल्कुल टेंशन मत है। आगे मैं भी एक और भी कमेंट पढ़ रहा था दोस्तों, तो उसमें दिया था कि सर मैं तो फिजिकली थोड़ा सा बैंड हूँ, जैसे लाइक मैं ये बोलना चाहूँ कि मुझे दूर की चीजें नहीं दिखती, या फिर मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है, क्या मुझे IAS या IPS बन सकता हूँ। तो दोस्तों आपसे मैं एक क्लियर बात कर देना चाहता हूँ कि इस यूपीएससी एग्जाम जो क्लियर करने के बाद से, यूपीएससी के बाद, यूपीएससी अगर आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉब जो होता है IAS का होता है। किसका? IAS का होता है। सबसे जिसको अच्छा माना जाता है, सबसे पावरफुल माना जाता है, किस चीज का होता है? IAS का होता है। अगर आप फिजिकली बैंड है, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप दूर चीजें नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप हाथ में कोई दिक्कत है, हाइट छोटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी दिक्कत हो, ये चीजें बहुत लड़कों के साथ हो रहा था जो जिन्होंने पूछा। तो अगर आप ऐसा है आपके साथ तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप इसके बाद से लोग पसंद करते हैं IPS, उसके बाद से IFS में दो सर्विस होते हैं, यहाँ पे S थोड़ा लगा देते हैं। एक होता है IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, और एक होता है IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो मैं यहाँ पे दोनों को मान लीजिए कि आप दोनों को मैं लिख देंगे, एक ये ऐसा हटा दीजिएगा छोटा वाला, और एक IFS ऐसे रखिएगा, ठीक है। तो दोनों सर्विसेज हो जाती हैं। तो सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा माना जाता है IAS को, सेकंड पे होता है ये सबसे, थर्ड फोर्थ पे जो भी है, जो 24 प्रकार के 20 25 प्रकार की जॉब है, वो चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, आप दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप नजदीक की चीजें, जो भी चीजें नहीं देख पा रहे हैं, फिर आपको कोई और फिजिकली आप कमजोर है, बैंड है, हाथ टेढ़ा है, पैर जो भी है, आप समझ जाइए कि अगर आप मतलब उस श्रेणी में आते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। IPS ना मिलेगा, आपको IAS मिलेगा, भले रैंक थोड़ा सा कम ही हो, यानी कि आपके लिए फायदा है। साथ ही आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा हर एग्जाम में। अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको हर एग्जाम में शायद 30 मिनट करके, 1 घंटे पे 10 मिनट, 1 घंटे पे 20 मिनट करके ऐसे दिया जाता है टाइम, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप फायदे में हैं, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप ईरा सिंघल मैम को देखिए, जिन्होंने शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम है, लेकिन उनका देखिए ऑल इंडिया पहला रैंक था 2015 या 14 में, ऐसे करके 13 में, कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका पहला रैंक था। और आप उनको एक बार उनका वीडियो सर्च करके देखिए, वो तो हमारे लिए बहुत ही मतलब मोटिवेशन है हमारे लिए। तो आप उनका वीडियो देखिए। तो आप फिजिकली कुछ भी है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको बस मेहनत करना है। अपने पास्ट में क्या है, कितना % मार्क्स है, इसका भी टेंशन नहीं लेना है। आप अपना प्रेजेंट सुधारिए। यूपीएससी आपसे प्रेजेंट मांगती है, पास्ट से कोई मतलब नहीं रखती है आप यूपीएससी, और आपको भी मतलब नहीं रखना। क्वालिफिकेशन, मैंने सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से पसंद आए। और दोस्तों एक बात और, मैं बोला था कि मोटिवेशन वीडियो में डाल रहा हूँ, तो मैं मोटिवेशन वीडियो जल्दी डालूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं डालूंगा, जल्दी डालूंगा। उससे पहले देखिए, पढ़ने का जो है, आप ये बात को टेंशन मत लीजिए कि मुझे कितना पढ़ना है, कि बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या पढ़ना है। आप धीरे धीरे पढ़िए, चीजें इतनी ओवरलैप करेगी ना, कि जैसे कि आप मान लीजिए जो चीज आपको पॉलिटी में पढ़ना है, वो जैसे पेपर 2 में पढ़ना है, GS पेपर 2 में पढ़ना है, तो उसका जैसे GS पेपर 1 में हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री का कुछ बात GS पेपर 2 में आ जाता है। GS पेपर 2 में आपको पॉलिटी पढ़ना है, तो GS पेपर 4 में, थर्ड में जाइएगा, तो उसमें इकोनॉमी का, जैसे पेपर 2 में भी आपको LPG पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब चीजें पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो GS थर्ड में भी थोड़ा सा आपको, जब इकोनॉमी पढ़िएगा तो वहाँ पे भी अर्थव्यवस्था में सब चीजें, पूंजीवाद वगैरह पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा, थोड़ा सा चीजें अलग होगी, लेकिन पढ़ने को मिलेगा। तो चीजें ओवरलैप करने लगती है, तो सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। आप एक बार सिलेबस डाउनलोड करके उससे घबराइएगा नहीं, सिलेबस आप देख के घबराइएगा नहीं। आपको पढ़ना बहुत ही मतलब सटीक तरीके से, और बहुत ही क्या, उतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। मैं बताऊंगा, और जब मैं शुरू किया हूँ क्लास लेना, तो मैं खत्म भी करूंगा, ठीक है। आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस मेरे साथ बने रहिए, और जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आप नोट्स बनाते रहिए हर चीज का। मैं एक समय आएगा कि धीरे धीरे कर करके हर चीजें, पूरे यूपीएससी का सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे, और फिर आपके लिए यूपीएससी कुछ नहीं होगी। आप आसानी से देखिए दोस्तों, अगर आप सोच लिए हैं कि मुझे यूपीएससी करना है, तो फिर पीछे हटना ये आपकी कमजोरी है। अगर आप सोच लिए हैं तो आप आगे बढ़िए। एक तो बच्चे सोचते नहीं है, जो सोच लेते हैं, मुझे लगता है कि उसमें से मैक्सिमम बच्चे कहीं नहीं कहीं अच्छे पोस्ट पे सेट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सोच लिए हैं, इसका मतलब आप बेस्ट है। जो सोचता है उसका मतलब ही है कि वो बेस्ट है। आप यूपीएससी के बारे में सोच लिए हैं कि हमको IAS बनना है, IPS बनना है, तो आप बेस्ट है।
अब बस अपना टाइम को मैनेजमेंट करिए। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, साथ ही किस तरीके से पढ़ोगे। साइंस एक साइंटिफिक तरीके से होता है, कम समय में पढ़ के ज्यादा चीजें को गेन कर लेना। इस सब चीजों पे मैं एक वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूँ, तो आप उस चीज का टेंशन मत लीजिए। आप बस इतना आप जान लीजिए कि आप सोच लिए हैं तो आपको करना है। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको कराऊंगा। एनी हाउ हर चीजों को कंप्लीट हम लोग करेंगे धीरे धीरे कर करके, और आसानी से सब चीजों को क्लियर करेगा और सब चीजें समझ पाएंगे। तो आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बस सोच लिए हैं तो करना है, हम करेंगे बस। अब उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे लगता है आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो हो गया है। तो आप अब अगर आपसे अभी भी कोई क्वेश्चन आपसे छूट जा रहा है, साथ ही एक और मैं लास्ट में एक बता देता हूँ। किसी ने पूछा था, वो आरिफ अंसारी है शायद उनका नाम, तो उन्होंने पूछा था कि सीसेट का प्रिपरेशन हम करा दीजिए मुझे। तो दोस्त आप बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लीजिए। जब आप सीसेट का पेपर देखिएगा तो उसमें लगभग लगभग 30 कंप्रिहेंशन रहता है, जो कंप्रिहेंशन आपको पढ़ के समझ के वहीं पे उसका आंसर दे देना होता है। जैसे आप मान लीजिए 4 पैराग्राफ ऊपर दे दिया, उसमें से पढ़ के 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नीचे दे दिया, आपको उसी से चुन के निकाल देना है। तो आप अलग से सीसेट के प्रिपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं थोड़ी सी मैथ रीजनिंग बताऊंगा कैसे पढ़ना है। मैथ रीजनिंग के सिवाय कंप्रिहेंशन 30 के आसपास था। सोचिए 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं और 27 में 30 कंप्रिहेंशन ही दे रहा है। तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट करिए, सिलेबस कवर करिए और सिलेबस से ही कंप्रिहेंशन उठा के देते हैं। जैसे पॉलिटी से कुछ कंप्रिहेंशन है, कुछ करंट अफेयर से कंप्रिहेंशन है, इस तरह से कंप्रिहेंशन आते हैं। तो कंप्रिहेंशन से सवाल बनते हैं, तो आपको वहीं से क्या अगर आप सिलेबस अच्छी तरह से कवर कराएं तो सीसेट आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा। आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप आसानी से उसको कवर कर पाएंगे। आप बिल्कुल उसका टेंशन मत लीजिए कि मुझे सीसेट का प्रिपरेशन करना है, इसी जो मत भागिए, क्योंकि आपको उसमें केवल क्वालिफाई करना है। जिस चीज से आपका रिजल्ट बनने वाला है वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उस पर ज्यादा फोकस करनी है। बस आपको उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करनी है जो केवल क्वालिफाई है, आपको बस क्वालिफाई कर लेना है, इससे ज्यादा नहीं। आप देखिए अगर 80 क्वेश्चन है उसमें सीसेट में मान लीजिए 80 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप 79 का सही करके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप 28 करके आइए, दोनों सेम चीज है, केवल तो क्वालिफाई ही करना है। तो हम क्यों अपना एफर्ट दें इस पे कि हम 79 सही करके, अगर इस पे इतना एफर्ट देने इतना मेहनत करने से अच्छा है कि हम जीएस पे यानी कि जीएस फर्स्ट यानी कि पीटी में जो जीएस होता है उस पर हम पीटी में जो जीएस होता है उस पर हम अपना फोकस करें ना। जो 79 क्वेश्चन करने के लिए जितना हम टाइम दे रहे हैं उससे अच्छा कि हम इस पे टाइम दे देते, इसमें हो सकता है कि हम 90 क्वेश्चन के आसपास चले जाए या फिर 95 क्वेश्चन के आसपास चले जाए, क्योंकि रिजल्ट तो इसी से बनना है। तो हम क्यों नहीं हम ये सोचे कि हमको इसमें 35 क्वेश्चन ही सही करके आने हैं। 28 में 35 मान के चलिए, क्योंकि हो सकता है बोल चुके इधर उधर हो जाए। तो 35 क्वेश्चन सही करके मुझे 35 क्वेश्चन ही करने हैं, तो हम इस पर क्यों इतना अफोर्ड करें। तो आप इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लास्टली जब एग्जाम सर पे होता है ना, तो बच्चे 1-1.5 महीना में इसका प्रिपरेशन आसानी से करके चले जाते हैं, अगर आपका पहले से सिलेबस पूरा कवर किया हुआ है तो। अगर आपका सिलेबस ही कवर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा कहना यही है कि आप पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, सिलेबस डाउनलोड करिए। साथ ही देखो दोस्तों, पढ़ने का सही तरीका आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ आके दिल्ली आके भी पढ़ सकते हैं। तो दिल्ली में वही होगा कि आपको 2 लाख 2.5 लाख फी देना होगा किसी भी संस्था का, और साथ ही यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड 10 से 12 के बीच में वेरी करता है खर्च यहाँ का, मतलब महीना कोचिंग फी छोड़ के। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, सबके बस की बात नहीं अफोर्ड कर लेना। जो अफोर्ड करते तो वो तो आ ही जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो सोचते कि यार मेरा तो होगा नहीं। ऐसा नहीं, आप घर बैठे भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस आपको गाइड अच्छा मिलना चाहिए। अगर आपको गाइड चाहिए दोस्तों, तो आपको किसी से देखिए 40 को चैनल पे आप जाइएगा और 40 तरीके से आप बात सुनिएगा कि मैं एक चैनल देखा करता, नाम तो नहीं लूंगा, तो उसमें हर रोज 2 वीडियो आता है कि ये रेखा है यूपीएससी निकालने का, आईएएस बनने का। दोस्तों अगर वही रेखा है तो हम पहले ही दिखा लेते हैं कि मेरे हाथ में रेखा नहीं है, मैं फिर इतना एफोर्ड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अब उन्होंने, मैं तो एक चैनल मान लीजिए जो भी चैनल है, उन्होंने हर दूसरे दिन बताते हैं कि ये रेखा जो है आईएएस बनने का ये रेखा, अगर आप देख लीजिए आपके हाथ में रेखा है तो आप बनिएगा, नहीं है तो फिर आप समझ जाइए। तो भाई तुम अगर आप बता ही दीजिए तो मैं अपने हाथ में देख लेता हूँ ना कि मेरे हाथ में है, फिर आप जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके हाथ में है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे मान लीजिए कि 10,000 12,000 खर्च करना या फिर 2.5 लाख 3 लाख फी देना किसी भी संस्था को, कोई फायदा है नहीं ना, कोई फायदा ही नहीं है। तो आप समझ जाइए, जितना चैनल पे जाइएगा उतना कंफ्यूज हो जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बुक का नाम बता रहा हूँ, आप ऑनलाइन ले लीजिए या फिर ऑफलाइन अगर आप बुक स्टॉल पे जाइएगा तो वहां भी मिल जाएगा। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी में आप क्या आप जोड़ दीजिए, ऊपर जो लिखा है आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बुक का नाम हो जाता है आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसमें बनेंगे हो जाता है, ये जोड़ दीजिए, ठीक है। तो बनेंगे हो जाता है आप आईएएस कैसे बनेंगे। और ये भूतपूर्व आईएएस है जो मतलब फॉर्मर आईएएस है, उन्होंने लिखा है, डॉक्टर विजय अग्रवाल करके हैं, डॉक्टर विजय अग्रवाल, ठीक है। विजय अग्रवाल करके हैं सर जो है,
अग्रवाल करके हैं, उन्होंने लिखा हुआ है इस बुक को, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस बुक में बताया है कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, सारी चीजों को। तो अगर आप किसी से भी, देखिए दोस्तों, आप जितना सजेशन किसी से लीजिएगा प्रॉब्लम उतना ही क्रिएट होगा, क्योंकि जितना सजेशन लीजिएगा उतना ही 10 अपने सजेशन, 10 टाइप से सजेशन, 10 को बुक बताएगी, कोई फायदा नहीं है। आप सर का बुक एक बार पढ़ लीजिए, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो फिर आपको मास्टर खुद बन जाइएगा, आपको किसी से कोई सजेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना लीजिएगा प्रॉब्लम उतना क्रिएट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और आप इसमें क्या चीजें हैं कि आपको एक बार इस बुक पढ़ ही लेना चाहिए। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैंने तो इसको 2-3 बार पढ़ा हुआ है, तो आपको इस बुक को एक बार पढ़ ही लेना चाहिए और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आप सारी चीजों को जान पाएगा अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ वीडियो से भी आप अच्छे तरह से जान पाए होइएगा, लेकिन और भी आप डिटेल से जानना चाहते हैं, इस बुक को खरीदिए, पढ़िए। और प्रिपरेशन करने का सही तरीका यह है कि अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स है उसको ले लीजिए। और बुक के बाद से क्या करिए आप कि जो होता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जब आप देखिएगा कि किस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछ रही है, किस तरीके से हमको जवाब देना है। आप देखिए दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप ले रहे हैं, मार्केट से ले रहे हैं, फिर डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिए कि उसमें आंसर सहित क्वेश्चन ना हो। जैसे कि बहुत सारे आजकल का प्रकाशन जो है क्या करता है कि यूपीएससी जो मान लीजिए 2019 में क्वेश्चन पूछी एक्स का भी क्वेश्चन पूछी, अब वो एक्स का आंसर भी दे दिया है, ठीक है, एक्स का आंसर भी दे दिया है, फिर वाई का भी क्वेश्चन जो पूछिए वाई का आंसर भी दे दिया। ये वाला आपको नहीं लेना है, केवल जिसमें क्वेश्चन हो वो लेना है। आप अगर दोनों आंसर दोनों ले रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर पढ़िएगा, आपका टोटल जो व्यू है खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप हमसे एक बात बताइए, अगर जिन महोदय ने आंसर राइट किया है तो तो आईसी बन सकते थे ना। तो यूपीएससी में जो बच्चे, देखिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन केवल क्वेश्चन वाला आंसर लिखिएगा, आंसर वाला लीजिएगा, आंसर पढ़िएगा, तो आप अपना व्यू खराब करिएगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप ले रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं तो केवल क्वेश्चन लेना है आपको, ना कि आंसर लेना है, ठीक है। और एक आप पढ़िएगा, सिलेबस को पढ़िए, जो आपका बुक लिए हैं वो पढ़िए, और फिर क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको पता चलेगा ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से हमको क्या पढ़ना चाहिए, बस क्या चीजें छोड़ना चाहिए, क्या चीजें पढ़नी चाहिए। इस तरह से आप बार बार सिलेबस देखिए, बार बार क्वेश्चन पेपर देखिए और बार बार पढ़िए, फिर सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। बाकी हम वीडियो बहुत लंबा खिंच गया तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो ज्योग्राफी के साथ या फिर एक मोटिवेशनल वीडियो लेके। आप तब तक के लिए आप जाने की अनुमति दीजिए और आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। साथ ही जो भी आपका दोस्त है जो इस तरीके से जानकारी चाहता है यूपीएससी के बारे में, उसको ये वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।